चलो तो सर वो समझ में तो आ जा रहा है बट उसका सिंस आंसर नहीं दिया हुआ ना, आंसर वो कॉम्प्लेक्स नंबर में काइंड ऑफ आ रहा है, तो एक बार सॉल्व कर लो। अच्छा चेक करते हैं, चलिए। तो अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉइजन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे जो बाकी लोग हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस 9 to 11 में पॉइजन, जो अगला टॉपिक है सिलेबस में पॉइजन प्रोसेस, वो देखेंगे। इजी है बहुत ज्यादा वो भी। जिस क्वेश्चन पे पेन से टिक मार्क किया हुआ है, पेन से बी पार्ट। यस। तो ये कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग पी, क्या ये पीएमएफ है क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 2 3 है ना, 3 चूज एक्स। सो ये कह रहा है कि आपके पास ये पीएमएफ कुछ ऐसे दे रखे हैं, 3 चूज एक्स और p की पावर x 1 माइनस पी की पावर 3 माइनस एक्स और होल अपॉन में है, इसको अलग करके लिख दे रहा हूं मैं, 1 माइनस पी की पावर 3 और x की वैल्यू है 1 2 3। देखो ये तुम्हें दिख रहा है किसका पीएमएफ है? हाँ हाँ, ये ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको ट्रंकेटेड बोलते हैं। जीरो को हटा दिया उसने और उसके बदले है ना 0 1 2 3 होता तो यही वाला पीएमएफ हो जाता, ये नहीं आता है ना। तो यहाँ इन्होंने क्या किया है, ये किसकी प्रॉपर्टी है सर? ये ग्रेटर देन जीरो किया क्या? हाँ मतलब इसमें हाँ, x ग्रेटर देन जीरो, जीरो पे ट्रंकेटेड है ये। x बराबर जीरो की प्रॉपर्टी है तो 1 माइनस जीरो एक्स मोर देन जीरो। हाँ तो ये x जीरो पे ट्रंकेटेड है ना, ट्रंकेटेड है, x मोर देन जीरो की प्रॉपर्टी है ये। तो यहाँ पे ठीक है, तो पूछ क्या रहा है तुमसे? सो ऑब्टेन द एस्टिमेटर ऑफ p बाय मेथड ऑफ मोमेंट। ये सर बेसिकली इसकी एक्सपेक्टेशन है। तो मतलब ये बेसिकली ये है कि तुम्हें मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर निकालना है, तो उसके लिए x बार इज इक्वल टू ई एक्स निकालना है, यही ना, ये है। सर एक चीज पूछूं मैं इसमें? हाँ पहले बताओ बताओ। मान लो हमें ऑब्जर्व्ड वैल्यूज गिवन है, तो अगर हम p लाइक p निकालें, अगर वो जीरो आ जाए तो ऐसा पॉसिबल है कि हम जीरो मान ले? नहीं नहीं नहीं, मतलब ये जीरो आ जाए। नहीं नहीं, जैसे इक्वेट करें, मान अच्छा ये जीरो आ जाए, निकालना है। हाँ ये कोई दिक्कत नहीं, दो सिचुएशन है। देखो अगर ऐसा हो जाए कि ई एक्स बराबर जीरो आ जाए तो ये ओके है, लेकिन मतलब एक्स बार जीरो आ जाए तो ओके है। मतलब एक मिनट, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि इसको मैं लिख रहा हूं जस्ट इसको, कि इसमें एक सिचुएशन ऐसा आ सकता है कि जीरो इज इक्वल टू ई एक्स, तो मेरा मतलब है कि एक्स बार की ऑब्जर्व वैल्यू से जीरो आ गई, जो तुम कहना चाह रहे थे। तो ये कहना चाह रहे थे ना कि ऐसा हो कि एक्स बार की वैल्यू जीरो आ जाए, ये कह रहे हो ना तुम? सर वो एस्टिमेटर की वैल्यू जीरो बोल रहा था, मैं p कैप का भी बोल रहा हूं, ऐसा नहीं होगा क्या? नहीं नहीं, हो सकता है एस्टिमेटर तुम्हें पूछ क्या रहा है। अच्छा मतलब जीरो आया तो वैलिड ही हुआ ना, पी कैप। हाँ तो वैसे तो अगर वैल्यू पुट करने के बाद, लेकिन कोई एस्टिमेटर मिलना चाहिए ना। पी का पहले मान लो सपोज एक्स बार आ गया और एक्स बार की जो ऑब्जर्वर जीरो आ गई, तो ये ओके है, ये कोई दिक्कत नहीं है। यही कह रहा हूं मैं। हाँ एक्चुअली जब आप सोल्व कर रहे हैं ना, मैंने कहा था, तो वो हो रहा है कि वैल्यू डालने के बाद जीरो आ रहा है। नो कोई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे पी का एक्स बार है और एक्साइज तुम्हारा, अगर एक्साइज की वैल्यू जो सैंपल है उसमें नेगेटिव वैल्यू भी ला रही है, कोई दिक्कत नहीं। सम अगर इस तरह से जीरो आ रहे थे तो ओके, तो पी की ऑब्जर्व वैल्यू यहाँ पे मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू जीरो, फाइन है। ये बोलो कई बार क्या होता है कि लाइक यहाँ पे क्या आएगा कि थीटा आया ही नहीं, जैसे यहाँ पे EX में थीटा आना चाहिए ना, तो कैसे क्या होगा, EX की वैल्यू जीरो आ जाएगी, एक्स बार बराबर जीरो, तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे अगला मोमेंट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे थीटा समा, तो उसके लिए नेक्स्ट मोमेंट फिर हम यूज करते हैं कि 1/n समेशन xi स्क्वायर, फिर हम EX स्क्वायर निकालेंगे। तो ये अगला, अगर EX जीरो आ गया ये ओके, इससे कुछ मिलेगा नहीं मुझे ये। हाँ एनीवे इस पे आते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि आपके पास क्या पूछ रहा है कि मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर निकालो, तो समहाउ EX निकालो। तो क्या दिक्कत आ रही है EX में तुम्हें? सर EX तो आ जा रहा है 3p डिवाइड बाय 1 p का, उसके बाद सॉल्व करके जो p की वैल्यू आ, तुम्हें कैसे पता 3p? तुमने अज्यूम कर लिया, तुमने इसमें मैंने सॉल्व किया है। एक्सपेक्टेशन x निकालेंगे, तो अगर x जैसे 1 से स्टार्ट हो रहा है, अगर 0 से भी स्टार्ट करे तो टर्म तो 0 हो जाएगी ऊपर वाली। हाँ और एक्सपेक्टेशन तो x पे ही जाएगा। हाँ तो वो मैंने उसके इक्वल बना दिया, ओके तो 3 बर्नौली के मतलब बाइनोमियल बन गया 3 का। ठीक है, 3p अपॉन 1 माइनस p का क्यूब आ गया। ओके यस
सर, और मीन 20 आ रहा है। मतलब x बार इसको इक्वल रखोगे तो x बार की वैल्यू तुम्हारी 20 आ गई, तुम ये कह रहे हो। हाँ यस सर, ठीक है, तो ex बराबर x बार। अब ये इसका सॉल्यूशन निकालना है, ये क्या है ना, यस सर। p क्या आएगा, चलो ट्राई कर लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 3p इज इक्वल टू 20 टाइम, तो इसको घटाओगे 20 माइनस 20 टाइम 1 माइनस पी होल क्यूब। ओके, सो यहाँ से इसको इधर बुला लो, 20 टाइम 1 माइनस पी का क्यूब, तो ये इधर आ गया, प्लस में 3p माइनस 3 कर दो और इसको इधर बुला लो, तो माइनस 17 बराबर 0। मतलब 20 उधर बुलाया हमने, सबको राइट साइड को लेफ्ट में ले आए, और 20 को लिख दिया मैंने माइनस 3 माइनस 17, तो ये कुछ ऐसा आ गया 20 1 माइनस पी का क्यूब 3 टाइम, तो माइनस 3 टाइम कर दो 1 माइनस पी, ऐसा बोल सकते हैं, वही होगा, एंड माइनस 17 इज 0। तो 1 माइनस पी को कुछ नया नाम दे दो, क्यू नाम दे दो, तो 20 क्यू क्यू माइनस 3 क्यू माइनस 17 इज 0। अब ये मुझे सॉल्व करनी है, सर Q1 पे 0 आ रहा है, मतलब तो Q1 1 इसका एक सॉल्यूशन है। ओके, q बराबर 1 एक सॉल्यूशन है इसका। सर अब मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। अब आप जब वो क्वाड्रेटिक बनाओगे ना, जो बचेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा है, तो हमें Q1 ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, which means P कैप 0 ही होगा फिर। हाँ नहीं, यहाँ से p तुमने क्या q क्या लिया था, 1 माइनस पी बराबर 1, हाँ। तो p बराबर 0। हाँ, तो कोई यहाँ से करना करना क्या था तुम्हें, एस्टिमेट यही निकालना था। तो ठीक बट तो सर हाँ, एक तरह से अगर आप देख रहे हो तो x बार अगर नहीं गिवन है तब 0 नहीं आएगा ना, ये तो कोई x दिक्कत बार नहीं देने है। के बाद आ रहा है। अगर तुम इसको x बार रख के सॉल्व करो तो ये कुछ x बार के टर्म में आएगी, मत सॉरी, हाँ, ओके यही पूछ रहा है ना। तुम अगर x बार रख के सॉल्व करो, इसको x बार रख दो, अब इसको सॉल्व करो, तो p की वैल्यू कहीं ना कहीं x बार के टर्म में आएगी। इट्स ओके, आंसर 0 सही है, कोई दिक्कत नहीं। सर ऐसा क्वेश्चन तो हमारे पेपर में आ सकता है ना, ऑलरेडी हाँ, ट्रंकेटेड डिस्टेंस, ये ठीक उसका तो क्वेश्चन, यूज नहीं है। हाँ ये ठीक क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रंकेटेड नहीं लिख रहा है, फिर भी ये पीएमएफ है ना, तो काफी है, पीएमएफ है तो सिलेबस में हाँ नहीं। सर, नीचे तो एक तरह से कांस्टेंट ही है ना। हाँ, वो तो कोई कांस्टेंट ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इस तरह क्वेश्चन में आ सकते हैं एग्जाम में, मिलेंगे भी ना। जैसे शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल टाइप का आता है, वो भी तो कुछ इस टाइप का ही है ना, ट्रंकेटेड एक्सपोनेंशियल जो है, दूसरे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। सर अभी मैं वो आईएसएस का देख रहा था, उसमें वो क्या देता है, log नॉर्मल देके फिर log x के कुछ निकलवाता है, तो वो ट्रांसफॉर्म से नॉर्मली बन जाता है। तो हाँ, और आईएसएस में मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, देखो आईएसएस में कुछ एक दो क्वेश्चन है, बाकी तो सिंपल वही एग्जाम से भी इजी लेवल क्वेश्चन दिखता है मुझे जहाँ तक। हाँ एक्चुअली सर वो तो बहुत बेसिक पूछ रहे हैं। हाँ, लेकिन वो टाइम वहाँ मैनेज करना इंपॉर्टेंट है आपको, 3 घंटे एग्जाम में, वो सब्जेक्टिव कई बार आता तो बाद में आता, तो पहला 2 पेपर मेरा ऑब्जेक्टिव है ना, तो उस तरह से मैंने आईएसएस अभी दिया नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, बट क्वेश्चन जो बच्चे भेजते रहते हैं तो देखता हूँ क्वेश्चन डिफिकल्ट होता नहीं है, आसानी होते हैं ये। नहीं सर, वो 2023 में भी ऐसे वो जो है ना कि x यूनिफॉर्म, मतलब उसका डिफिकल्टी लेवल वही है, 4 दिन तक एग्जाम देना और ऊपर से रात को सोने में नहीं मिलता। कंपटीशन हमें ना, सीटें कम है, इतने लोग ज्यादा हैं तो कंपटीशन है, ये सीटें है ना कितने 10 12 50 कभी रहती हैं ऐसी आसपास आईएसएस सर में। 30 के अंदर, 30 के हाँ, अंदर। एक बार मतलब ज्यादा थी, एक बार शायद 44 था ना, एक बार अभी 2020 में थी सर। हाँ, जो मेरा कोई दोस्त सुदीप पठान थे, तो 7th रैंक थे, मतलब मेरा बॉम्बे में एक्चुअली मतलब सीनियर था ऐसे, तो मेरा दोस्त ही है, तो वो है, तो उसका हुआ था उस समय ज्यादा वैकेंसी 40। अच्छा हाँ, उनका मैंने इंटरव्यू देखा है, 17th रैंक था ना। हाँ 7 रैंक 7 हो, 7 हाँ 7 अच्छा, था उनका मनोज 7 था। सुजीत पठान का। हाँ, तो ये लोग मनोज बिना इस तरह के कुछ दोस्त हमारे थे, इनका हुआ था, तो उस समय उसी बैच उस समय बहुत वैकेंसी 40 प्लस था ना, 46 या 47 था शायद। 50 थे सर। हाँ 50 था, हाँ उस टाइम 50 थे, तो उसमें बहुत लोगों का हुआ था, तो वो बाकी उसके बाद तो 11 थी, उसके बाद शायद 24 थी, ऐसे कुछ चलते रहते हैं। सर वैसे फर्स्ट जो एग्जाम है ये दे देना चाहिए ना, मतलब पहला पेपर तो हमारे लेवल का ही है एक्चुअली। हाँ नहीं, किसका आईएसएस का, हाँ इसका तो दे सकते हो, फॉर्म भर के तुम पूरा एग्जाम दो, क्या दिक्कत है, कौन से यहाँ प्रीलिम्स हो रहे हैं, मेन से ही स्टार्ट होता है ये तो। हाँ मतलब वही कह रहा हूँ ना, मतलब निकलने को तो दूसरा भी निकल सकता है, इतना हार्ड तो वो भी नहीं। तैयारी करोगे सब निकल जाएगी, तो कौन से लोग हैं ये यहाँ तुम्हारे जैसे ही तो हैं जो तैयारी की। जीएस का होता है। हाँ, वो क्वालिफाइंग जीएस और इंग्लिश क्वालिफाइंग है ना शायद, हाँ तो, यस सर। तो उसमें आपको क्वालिफाई करना 33% शायद मार्क्स स्कोर करने हैं 100 में से। हाँ 15 या कभी 10 ऐसे रहता है। अच्छा, कट ऑफ। जीएस में। ओके, मतलब मुश्किल नहीं है एग्जाम, मतलब एक कॉम्पिटिटिव बोल रहा हूँ कि तुम ठीक से तैयारी करोगे तो हो जाएगा, ये है। इस तरह से सर स्टैट्स का पोर्शन इजी है एक्चुअली में, वो इन्फ्रेंस से भी बहुत बीएससी लेवल क्वेश्चन पूछता है। हाँ, पर वही जीएस वाला है कि वो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। हाँ वो जीएस तैयारी करनी पड़ेगी, इंग्लिश तैयारी करनी पड़ेगी, वो है,
तो मुझे वही उसमें ये रहता है सर, जीएस का भी देखना होता है और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर किसी का है मतलब 1-2 स्ट्रांग है तो थ्योरी कवर कर लेगा, नहीं तो थ्योरी कवर करने में टाइम लग जाता है कि 1-2 को नहीं टाइम मिल पाता हाँ ये, सर वो क्योंकि पेपर आरबीआई थर्ड वाले एंड का फोर्थ भी काफी होता है और एक ही दिन होता है तो प्रॉपर रिवीजन चाहिए होता है उसके लिए। आपने वो आरबीआई वाला देखा है सर कभी? वो जो आरबीआई पेपर लेता है डीएसआई सुना है वैकेंसी, मैंने पेपर को देखा, बाहर नहीं आते पेपर शायद उसके, तो आते हैं। सर सर फेज एक 2 पेपर वाला फेज 2 का नहीं आता है, फेज 2 का आता है, अच्छा 1 फेस 1 का नहीं आता। हाँ मैंने वो एग्जाम कभी दिए नहीं, बच्चे बोल रहे थे भरने के लिए, बहुत सारे लोग भरे भी थे, मैंने कहा क्या ही ये सब में जाना है, तो भरा नहीं। हाँ सर एमएससी के बाद है उसके एलिजिबिलिटी। अच्छा आरबीआई में जाने के लिए एमएससी, हाँ वो है सविता पारिक है, वो बॉम्बे में मेरी सीनियर थी सविता पारिक, वो आरबीआई में उनका हुआ था इसी के थ्रू, तो बॉम्बे से पीएचडी कर रही थी, अभी भी कर रही हैं, मतलब वो फिर पीएचडी के साथ में जॉब हो गया तो ज्वाइन कर लिया, और साथ में पीएचडी भी चल रहा होता है, मतलब पीएचडी को पार्ट टाइम में करा लेते हैं कन्वर्ट, तो वो रहता है, तो उनका हुआ था, वो मेरी सीनियर थी आईटी बॉम्बे में। तो सर उसमें भी सेम ही है क्वेश्चन, उसमें भी बहुत लाइक नॉर्मल लेवल है, एमएससी लेवल तो बिल्कुल भी नहीं है वो, पर वही जीएस का पेपर जो है ना वहाँ पे भी जो मतलब जो जनरल पूछते हैं अच्छा उसी के लिए पढ़ना पड़ेगा। अच्छा लेकिन जीएस नहीं है सर, अच्छा उसमें जीएस नहीं, आरबीआई में जीएस नहीं आता शायद। हाँ आरबीआई में जीएस नहीं रहता। का जो देखो पेपर फर्स्ट रहता है एग्जाम वो में क्या टाइप था, करना रहता है, वो थोड़ा सा फर्स्ट में 20 क्वेश्चन रहते हैं उसके, टाइप करना रहता है। स्टैट का ही। स्टैट्स का ही सर सिर्फ- इसकी हाँ जो प्रॉपर जितना गेट का इन्फॉर्मेशन सिलेबस, हाँ हाँ जितना गेट का सिलेबस होता है उस उतना ही होता है आरबीआई सिलेबस, हाँ 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 लोग बता रहे थे। ओके फर्स्ट पेपर तो इजी रहता, बहुत लोग का क्वालिफाई इस बार भी हुआ था, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो बॉम्बे से एमएससी किए थे बड़े थे, तो उन लोगों का क्वालिफाई हुआ था। अब पता है सेकेंड कब फेज होता है जनरली ये पेपर? अभी तो हुआ था रिसेंटली, 2 महीने पहले ये शायद हुआ होता था, है है ना? जून में होता है, जून जुलाई। हाँ एमएससी फर्स्ट ईयर में भी नहीं दे सकते क्या? सेकंड कंप्लीट होना चाहिए। एमएससी अच्छा डिग्री चाहिए एमएससी की नहीं उसके लिए? नहीं सर, फॉर्म अप्लाई करने अच्छा अप्लाई करने के लिए डिग्री चाहिए था एमएससी के बाद। अच्छा आईएसएस की एलिजिबिलिटी बीएससी है और आरबीआई की एमएससी है। ओके वो यूपीएससी का है ना, इसलिए सर यूपीएससी का कोई भी एग्जाम होता है उसका बैचलर डिग्री एलिजिबिलिटी रखता है। हाँ 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 सर उसका थर्ड पेपर बहुत डिफिकल्ट रहता है आरबीआई का। आईएसएस। अच्छा आईएसएस का ओके। टाइम से सर वो सब्जेक्टिव होता है ना शायद, पहला 2 पेपर ऑब्जेक्टिव है, अगला 2 सब्जेक्टिव है। दो पेपर पेपर ही बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसको मतलब प्रैक्टिस करके लिखना और वो फोर्थ डे होता है इसलिए बहुत प्रेशर होता है। हाँ अच्छा सर लगातार असर लगातार होता है पेपर, वो ऊपर से सबसे वो जो सीट्स भी देते हैं वो बहुत दूर दूर देते हैं, मतलब वहाँ पर नियर बाई कुछ लोकेशन में सीट नहीं पड़ता, तो आने आने सर में इसमें उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि सीट्स बहुत कम है, हाँ सीटें कम है, बच्चे तो जनरल कैटेगरी के हैं तो और कम है, ऊपर से वो उसका एग्जाम्स का प्रेशर बहुत ज्यादा है, मतलब तैयारी करके हाँ मतलब फ्रूटफुल रिजल्ट आए ना आए तो हाँ, वेस्ट ही जनरल लोग का नहीं होता है, बहुत ही मतलब थोड़े नंबर से ही रह जाते हैं, ऐसा रहता है। मेरी क्लासमेट थी मेघा अग्रवाल, उसका रिटर्न हो गया था पेयरिंग में ही, एमएससी फर्स्ट ईयर में ही थी तो उसने रिटर्न निकाल दिया, तो फिर उसका इंटरव्यू दिया था, फिर उसका नहीं हुआ था, ऐसा है मतलब। हाँ तो उसके बाद उसने लगता ट्राई नहीं किया, उसके बाद अच्छा अगली बार उसका प्रीलिम वही मेंस में ही क्वालिफाई नहीं हुआ, उस टाइम उसका वो इंटरव्यू देके आई थी फिर हुआ नहीं था, मतलब सुजीत के साथ, सुजीत का जो सुजीत प्रधान का हुआ था उस साथ मेघा का भी हुआ था, मेरी क्लासमेट थी मेघा, सुजीत मेरा सीनियर था बॉम्बे में, ये है तो सुजीत का तो इंटरव्यू दोनों साथ में दिए थे, हाँ इसका हुआ नहीं था, फिर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इसका मेंस ही क्लियर नहीं हुआ फिर अगली बार में, तो ऐसे भी होते हैं। सर एक सेकंड ये ये देखना, सब जो लोग कोई और जैम भी की बता देना। प्रिपरेशन किए होते हैं हाँ उनके लिए सर ज्यादा इसमें सही लिखा रहता है। है बेस स्ट्रांग रहता है ना जैम वालों का। हाँ उनका पेपर 1 और 2 के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, 2 3 में कर लेते हैं। तो आप भी अभी जैम गेट का करो ढंग से, आप लोग भी करो जिनको अगर इंटरेस्ट आईएएस में, तो इजीली आपका स्ट्रांग बेस हो जाएगा, ये है। आप आईएएस के पीवाई भी कर सकते हो, कुछ मुश्किल तो है नहीं कुछ भी उसमें, ये है। नहीं सर बिल्कुल भी वो आसान क्वेश्चन है, सही कह रहे हो आप, टाइम मैनेज वाला ही सर। हाँ। एक्चुअली पहला यहाँ पे पेपर बहुत जिसने लोगों का कैंपस क्लियर कर होता है। लिया उसका हो जाएगा, यहाँ से इजी रहता वहाँ पे है। सर, वहाँ पे सर दो पेपर, वो जो थर्ड फोर्थ होते हैं वही थर्ड पेपर ज्यादा प्रॉब्लम देता है, हाँ क्योंकि उसका सिलेबस इतना ब्रॉड है ना कि उसको कवर कर पाना ये बहुत हाँ डिफिकल्ट वो हो जाए, उसका कोई वो भी नहीं रहता कि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। हाँ ये भी है। सैम्पलिंग का पेपर तो बहुत ही डिफिकल्ट रहता है सर, बहुत अनप्रेडिक्टेबल टाइप से। वही है, लेकिन चलो ट्राई करना, हिट एंड ट्रायल है, मतलब लाइफ लक टाइप की भी चीज है, लेकिन वही जो कोशिश करेगा उनमें सही होगा, ये है। सर एक्चुअली हाँ किस्मत वाला तो है, क्योंकि मान लो सैम्पलिंग में वही प्रूफ आ गए जो आपने पढ़े हैं, तो आपके तो फिर एकदम से फ्री के नंबर हो गए ना। नहीं तो उसमें लाइक घूम घूम कर
नहीं नहीं, उसमें ऐसा होता है ना कि पहला उसमें 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट कंपलसरी होता है अच्छा। 80 नंबर का, तो वो 80 नंबर वाला कंपलसरी यदि फिर नहीं आया तो उसमें काफी नंबर चला जाता है। और उसके अच्छा। बाद पार्ट बी में तो ऑप्शनल मिल जाता है कि 6 क्वेश्चनों में आपको 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, लेकिन हाँ। पहले पार्ट 1 पे ही वो इतना वो कर देता है कि वो पहले पार्ट ही डाउन हो जाता है। और उसमें भी जो पार्ट 3 मिलते हैं तो उसमें भी 3 4 करके क्वेश्चन होता है, तो उसमें भी 2 आता है, 1 नहीं आता है, दोनों आ गए, किसी में कुछ नहीं आ रहा, ऐसे करके आता है, तो इसलिए वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। पहला जो सेक्शन होता है वो कंपलसरी होने की वजह से वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जा रहा है। अच्छा। अच्छा, उसमें कुछ सेक्शन डिवाइड है थर्ड पेपर में, कुछ वो पार्ट सेक्शन हाँ, होगा। दो सेक्शन है, फिर पहला सेक्शन कंपलसरी है, उसके सारे क्वेश्चन कंपलसरी। सेक्शन बी है, उसमें तो ऑप्शनल मिल जाते हैं 6 क्वेश्चन, लेकिन उसमें भी डिवीजन होता है, तो उस डिवीजन में ऐसा होता है कि कोई आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, इसलिए उससे नंबर डाउन हो जाते हैं। उसमें कुछ सब्जेक्ट चुनने होते हैं, थर्ड फोर्थ पेपर में होता है कि कुछ सब्जेक्ट आपको। वो फोर्थ पेपर अच्छा, में फोर्थ में होता है। उसमें दो सिलेक्ट करना होता है, 2 पेपर। अच्छा, 2 पेपर से अटेम्प्ट करो। ठीक है, कोई नहीं, कोशिश करो सब, मतलब फेलियर हो तो बात की चीज़ है, पहले कोशिश करना है ना, कोशिश कर। जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं वो भी आप में से ही थे जिन्होंने ट्राई किया, तो आप भी वो हो सकते हो जो सक्सेसफुल हो गए। बस आपको ट्राई करना है कंसिस्टेंटली, होपफुल होके, मेन ये है। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए यही स्टॉप करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट। कल स्टार्ट करेंगे पॉइजन प्रोसेस 9 to 11। दिवाली के टाइम में छुट्टी रहेगी। हाँ रहेगी, देखते हैं। हाँ पूछ रहे थे। ठीक है, आप लोग बताना, फिर कर देंगे छुट्टी। वो है क्योंकि बताते नहीं बच्चा, तो मैं तो बोर्डिंग इंसान, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो ये है।